क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है आपसे। कैरोल जिसका जेब खर्च ब्रेंडा के जेब खर्च का 2/5 है, कहता है कि मेरे जेब खर्च का एलिक के जेब खर्च से अनुपात 4:13 है। मतलब कैरोल कहता है कि मेरे जेब खर्च का एलिक के जेब खर्च से जो अनुपात है वो 4:13 है। यदि इन सब का जेब खर्च 81 अमेरिकी डॉलर है, 81 अमेरिकी डॉलर है, तो ब्रेंडा का जेब खर्च कितना है। तो देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास बने कि टोटल जेब खर्च दिया, उन सबका जेब खर्च कितना दिया 81, तो आप क्या करिए, कैरोल, ब्रेंडा और जो एलिक है उनके जेब खर्चों का एक साथ अनुपात बना लीजिए। मतलब कैरोल का जेब खर्च, ब्रेंडा का जेब खर्च और एलिक के जेब खर्च का अनुपात क्या है, आप वो बना लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरोल की। क्या बोल रहे हैं, कैरोल की। तो कैरोल को देखिए हम कैसे डिनोट करेंगे, तो आपको समझ जाना है के से, ठीक है। ब्रेंडा को हम कैसे डिनोट करेंगे, तो ब्रेंडा की अगर हम बात करें तो ब्रेंडा को हम डिनोट करेंगे बी से। और एलिक की बात कर रहे हैं तो एलिक के लिए हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। ये 3 लोग हैं। अब हम सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं कि पहला स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है कि कैरोल जिसका जेब खर्च ब्रेंडा के जेब खर्च का 2/5 है। तो आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि जब भी आपके पास फ्रैक्शन आ जाए, यानी कि भिन्न आ जाए, तो कंपैरिजन जिससे करते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। कंपैरिजन जिससे किया जाता है उसकी बराबरी हम किसके बराबर करते हैं, हर के बराबर करते हैं। इन्होंने बोला कैरोल जिसका जेब खर्च ब्रेंडा के जेब खर्च का 2/5 है, तो कैरोल के जेब खर्च का कंपैरिजन किससे हो रहा है, ब्रेंडा से। तो ब्रेंडा का जेब खर्च 2/5 में कौन सा होगा, आप बता सकते हैं। अब तो आप कहेंगे बिल्कुल ब्रेंडा का जेब खर्च 5 होगा और कैरोल का कितना, के होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ से हमने कैरोल और ब्रेंडा के जेब खर्च का अनुपात निकाल लिया कितना, 2:5। देखिए, अगर जिसको ये बात समझ में नहीं आई उसको हम बताते हैं कैसे। इन्होंने बोला कैरोल यानी कि के जिसका जेब खर्च ब्रेंडा यानी कि बी के जेब खर्च का कितना है, 2/5 है। तो अब आप देखिए, अगर बी को कैरोल के अपॉन में आप ले जाते हैं तो कैरोल अपन ब्रेंडा का अनुपात कितना बनेगा, 2/5 ही बनेगा। तो देखिए कैरोल का 2 आया, ब्रेंडा का 5 आया कि नहीं। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ये चीज़ आप अगर हमेशा के लिए याद रखें तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा कि जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो हमेशा कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में। कैरोल के जेब खर्च का कंपैरिजन ब्रेंडा के जेब खर्च से किया जा रहा है, इसका मतलब ब्रेंडा की वैल्यू कितनी है, 5। अगर ब्रेंडा का जेब खर्च 5 अमेरिकी डॉलर है तो कैरोल का कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर कैरोल और ब्रेंडा के जेब खर्च का अनुपात क्या आया, 2:5 आया। अब इसके बाद कह रहे हैं, कहता है, मतलब कौन कहता है, कैरोल कहता है मेरे जेब खर्च का एलिक के जेब खर्च से अनुपात 4:13 है। मतलब कैरोल के जेब खर्च का एलिक के जेब खर्च से जो अनुपात है वो 4:13 है। एलिक के जेब खर्च से अनुपात कितना है, 4:13 है। तो अब आपको बताना है यदि इन सबका जेब खर्च 81 अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। आप बताइए, यहाँ पर कैरोल की बात कर रहे हैं तो कैरोल का जेब खर्च कितना, 4, और यहाँ पर कितना, 2। एक ही क्वेश्चन में एक ही व्यक्ति का अलग अलग जेब खर्च हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसको समान करना है तो हम क्या कर रहे हैं, इस अनुपात में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। तो ये अनुपात बदल जाएगा, ठीक है। ये अनुपात कितना हो जाएगा, 5:10 हो जाएगा। तो इसको आप बना दीजिए 10। तो आप देखिए, आपने देखा कि कैरोल का खर्च कितना, 4 जेब खर्च, तो ब्रेंडा का 10, कैरोल का 4 और एलिक का 13। तो अब यहाँ से देखिए कैरोल का दोनों जगह समान हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से तीनों का अनुपात लिख लेंगे एक साथ कि तीनों का अनुपात क्या है। तो कैरोल, ब्रेंडा और एलिक, इन तीनों के जो जेब खर्च का अनुपात है वो 4:10:13 है। तो हम कह सकते हैं कि कैरोल यदि 4 तो ब्रेंडा 10 और एलिक 13 रुपए का जेब खर्च इनको मिलता है। तो टोटल जेब खर्च कितना होगा अगर हम बात करेंगे तो 10 और 13 23 और 4 27। तो 27 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो इनको तो भाई 81 रुपये अमेरिकी डॉलर टोटल जेब खर्च मिलता है, 81 के बराबर, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 3 अमेरिकी डॉलर के बराबर, 3 अमेरिकी डॉलर के बराबर, ठीक है। तो ये 3 अमेरिकी डॉलर के बराबर होगी वैल्यू 1 यूनिट की। पूछा क्या गया है, तो ब्रेंडा का जेब खर्च कितना है, ब्रेंडा मतलब बी।
तो बी का जेब खर्च बताइए कितना था, तो आप कहेंगे सर 10। तो 10 की वैल्यू निकालने के लिए आपको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 30 अमेरिकी डॉलर। 30 अमेरिकी डॉलर का जो है ब्रेंडा का जेब खर्च है। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइप की क्वेश्चन में तीनों का रेशियो तैयार कर लेंगे, उसका सम इक्वल टू 81 बन के कर देंगे, 81 के बराबर कर देंगे, अमेरिकी डॉलर के बराबर। फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी, आपको ब्रेंडा की वैल्यू कितनी है, 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, 30 अमेरिकी डॉलर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी में जो कि दिया हुआ है। क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, दो संख्याएं 3 और 12 हैं, इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये 2:5 के अनुपात में हो जाए। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, दोनों को हम समझ लेते हैं। पहली मेथड की अगर हम बात करें कि फर्स्ट मेथड हम क्या अप्लाई करेंगे, तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं, बोलें कि कौन सी संख्या इन दोनों संख्याओं में जोड़ी जाए। इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि इनका अनुपात जो बन जाए वो 2:5 बन जाए। तो हमने बोला कि 3 में आप जोड़ दीजिए x, और तो 12 में भी कितना जोड़ दीजिए x। तो इनका जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात है वो 2:5 के बराबर हो जाता है। ठीक है, पहली संख्या में कितना जोड़ दिया हमने x, और दूसरे में भी कितना जोड़ दिया x, और इनका जो अनुपात मिल जाता है संख्या जोड़ने पर वो 2:5 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो आप कहेंगे 15 + 5x बराबर में हो जाएगा 24 + 2x। देखिए ये 15 इस तरफ जाएगा और 2x इस तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, और ये 15 माइनस हो जाएगा 24 में, तो को बचेगा 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। मतलब वो संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 3 है। वो संख्या कितनी है, 3 है। तो किस ऑप्शन में दिया है आपको 3, तो ऑप्शन डी में। तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए फर्स्ट मेथड से आपने किया, तो आपको बस केवल वो संख्या जोड़नी है, उसको x मान लीजिए। x मानने के बाद दोनों संख्याओं का अनुपात जो आपको अनुपात दिया उसके बराबर कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। 3 हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड मेथड की अगर हम बात करें कि सेकंड मेथड क्या है, तो सेकंड मेथड में देखिए बच्चों ऑप्शन की सहायता से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन की सहायता से कैसे, तो इन्होंने बोला कि कौन सी संख्या हम 3 और 12 में जोड़ें कि अनुपात 2 और 5 मिल जाए। तो पहला ऑप्शन हम ले लेते हैं कि पहला ऑप्शन कितना है, 6। तो हमने कहा भाई 6 जोड़कर देख लीजिए। तो 3 में आपने 6 जोड़ा, ठीक है, प्लस 12 में आपने कितना जोड़ा, 6 जोड़ा, तो ऊपर तो मिलेगा 9, नीचे हो जाएगा 18। जब आप अनुपात बनाएंगे तो 1:2 का अनुपात आएगा। चाहिए कितना है, 2:5। तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी लेंगे। ऑप्शन बी में कितना दिया, 5 दिया। तो पहली संख्या में आप क्या जोड़िए, 5 जोड़िए। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 5 और 3 8, और 7 और 5, 5 और 7 कितना हो जाएगा, 5 और 7 नहीं सॉरी 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17। तो अनुपात 8 और 17 का बनेगा, ये तो कटेगा नहीं। तो 8 और 17 का अनुपात तो चाहिए नहीं, हमें 2 और 5 चाहिए। तो ऑप्शन बी भी कैंसिल। ऑप्शन सी पर आएंगे तो 8 जोड़िए, 3 में तो 11, और 12 में 8 जोड़िए तो 20। अनुपात 11-20 का बना, ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन सी भी कैंसिल। ऑप्शन डी में हम आ गए, तो डायरेक्ट अब आपको क्या करना है, 3 जोड़ना है। 3 में 3 जोड़ा 6, और 3 जोड़ा 12 में तो कितना, 15। अब इसको 3 से काटा तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। देखिए क्या बना आपका अनुपात, 2:5 बना के लिए। तो इस प्रकार ऑप्शन से आप डायरेक्ट जल्दी जल्दी ऐड करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी तरीके से कर लें, दोनों ही कॉन्सेप्ट क्या है, ईजी है इसको करने के लिए। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 अच्छा क्वेश्चन है, देखिए भाई, और इसको उतने ही बेहतरीन तरीके से अपन समझेंगे भी। एक व्यक्ति ने 3 भागों में 2,40,000 रुपये निवेश किया। पहले भाग पर उसने 10% लाभ प्राप्त किया, दूसरे भाग पर उसने पहले भाग से 16,000 अधिक निवेश किया और 5% की हानि हुई। ठीक है, इसके बाद तीसरे भाग में उसने 20% लाभ प्राप्त किया, संपूर्ण पर उसने 9% लाभ प्राप्त किया। निवेशित भागों का अनुपात आपको बताना है कितना है। निवेशित भागों का अनुपात आपको बताना है कितना है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए कि 2,40,000 रुपये थे। कितने थे, 2,40,000 रुपये थे। इसको पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे 3 भागों में बांटा गया। और वो बांटा गया इस प्रकार से कि पहले भाग पर हमें कितना 10% का लाभ होता है,
दूसरे भाग को पहले भाग से 16,000 अधिक था, दूसरा भाग पहले भाग से 16,000 अधिक था, लेकिन उस पर 5% की हानि होती है। तीसरे भाग पर 20% का लाभ होता है, जबकि संपूर्ण पर 9% की हानि होती है। तो अब उन्होंने पूछा है कि निवेशित भागों का अनुपात कितना है। तो आपको बता दें ये क्वेश्चन कैसे उठेगा, ये क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। ये क्वेश्चन कहाँ से उठेगा, यहाँ से। कैसे, इन्होंने बोला कि पहला भाग मान के चलिए अगर x है तो दूसरा कितना है, x + 16,000 है। क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि दूसरा भाग पहले भाग से 16,000 अधिक है। तो बस इस लाइन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए कितने आसानी से होगा। अगर हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं कि मान के चलिए पहला ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक है। हमने माना कि पहले भाग और दूसरे भाग और तीसरे भाग का जो अनुपात है वो क्रमशः हमने पहला ऑप्शन ले लिया, ऑप्शन ए लिया 4, 5 और 6 दिया हमें ऑप्शन ए में। तो हम कह सकते हैं कि अगर पहला भाग 4 था, दूसरा भाग 5 था, तो तीसरा भाग कितना, 6। तो इन सभी का योग कितना बनेगा, 6, 4, 10, 5, 15, यानी कि टोटल कितना होगा, 15 होगा ना भाई। कुल तो 15 ही होगा ना, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरे भाग, इन तीनों का योग कितना होगा, 15। लेकिन आपने किसको बांटा था, 2,40,000 को बांटा था, मतलब कुल किसके बराबर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये 15 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 2,40,000 के बराबर, 2,40,000 के बराबर। अब आप देखिए उन्होंने बोला कि दूसरा भाग पहले से कितना है, 16,000 ज़्यादा है। तो दूसरा भाग 5 है और पहला भाग 4 है, तो इनका अंतर कितने का है, 1 यूनिट का। मतलब जैसे ही आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और अगर ये 16,000 आ जाती है तो यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम इसी ऑप्शन पर छोड़ेंगे, आगे आपको ऑप्शन चेक करके भी बताएंगे, आपको क्लियर हो जाएगी। 15 से आप भाग लगाइए तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 15 कम 15, 9 24 होता है, 15 × 90, देखिए 16,000 आया कि नहीं। 1 यूनिट की वैल्यू 16,000 आई, ठीक है। मतलब यहाँ पर 5 था दूसरा भाग, पहला कितना था, 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी चाहिए थी, 16 ही चाहिए, क्योंकि इनका अंतर 16,000 का है। तो यहाँ देखिए 5 है, 4 है, 1 यूनिट का अंतर 16,000 के बराबर आया। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन कब, जब बाकी 3 हमारे आंसर नहीं होंगे। सेम इसी तरीके से अगर हम ऑप्शन बी लेते हैं तो ऑप्शन बी को अगर आप देखें तो 3, 4 और किसका अनुपात दिया, 5 का अनुपात दिया। तो यहाँ भी आपको एक ही यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 4 और 3 के बीच में भी यहाँ एक ही का अंतर है। तो इस एक की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, 16,000। तो अगर हम बात करें 5 और 4, 9, 3, 12 हुआ, तो टोटल 12 की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 2,40,000 के बराबर। तो 12 दूनी 24, तो देखिए 12 दूनी 24 मतलब 20,000 आया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 20,000 आई। तो जबकि अंतर कितना दिया, 16,000। तो ऑप्शन बी हमारा कैंसिल हो गया। पहले ही जो स्टेटमेंट है उससे ऑप्शन बी हमारा कैंसिल हो गया। ऑप्शन ए अभी तक एग्री कर रहा है इस कंडीशन के साथ में। ऑप्शन सी पर आते हैं। तो अगर हम ऑप्शन सी ले लें, ऑप्शन सी में कितना दिया, 2, 3 और 4 दिया। इन सब का योग करिए तो आप कहेंगे 4, 3, 7 और 2, 9, 9 और किसके बराबर कर देंगे, 2,40,000 के बराबर। तो देखिए 9 से अगर आप काटेंगे तो 9 दूनी 18 आएगा। यहाँ भी एक ही यूनिट का अंतर निकालना है ना। देखिए 9 दूनी 18। तो पहली चीज़ तो ये कि 9 दूनी 18, 2 पे आ गई बात, यानी कि 2,000 से ज़्यादा कम कितना भी हो, मतलब 2 आ गया। एक तो नहीं आ रहा है कहीं कम, यहाँ पर एक की तो बात नहीं हो रही, ठीक है। तो मतलब ये 16 से तो ज़्यादा जा रहा है, 16 से ज़्यादा जा रहा है, तो ऑप्शन सी भी हमारा कट गया। ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। तो देखिए 1, 2 और 3 का अनुपात है। तो 2, 3 कितना हो गया, 6 बराबर किसके, तो आप कहेंगे सर 2,40,000 के। तो 6 चौको 24, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 40,000 के बराबर। और देखिए यहाँ भी 1 यूनिट का अंतर था, 2 और 1 के बीच में 1 का अंतर था, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो ये 40,000 आ गया। जबकि दूसरे भाग और पहले भाग के बीच में अंतर कितने का है, 16,000 का है। क्लियर दिया हुआ है कि दूसरा भाग पहले भाग से 16,000 अधिक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी, क्योंकि दूसरा भाग अगर 5 है और पहला 4 है तो इनके बीच में 1 यूनिट का अंतर है। तो उस 1 यूनिट की वैल्यू केवल ऑप्शन ए में आ रही है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन पर टिक कर देंगे आप, ऑप्शन ए पर। कोई भी आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स मानने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन की सहायता से काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर होगी बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक परीक्षा में 80 में से 24 विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए, और
40% विद्यार्थी हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए, ये आपको बताना है। तो आपको याद होगा ये सेट थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये कैसे सॉल्व होता है, ये सेट थ्योरम का क्वेश्चन है, ये सेट थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको याद होगा कि सबसे पहले तो आपको पूरा डेटा या तो फेल में है तो फेल में कन्वर्ट करना है और पास में है तो पास में कन्वर्ट करना है। मतलब पूरा डेटा है तो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, आपका नेगेटिव। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि टोटल विद्यार्थी कितने, तो 80। अब बात कर रहे हैं कि 24 यहाँ पर नंबर दिया है स्टूडेंट का, ये फेल होते हैं। 24 क्या होते हैं, फेल होते हैं। किसमें, तो अगर हम बात करें तो ये इंग्लिश में फेल होते हैं, अंग्रेजी में फेल होते हैं। ठीक है, 24 अंग्रेजी में फेल होते हैं। तो अगर हम प्रतिशत निकालें कि कितने प्रतिशत अंग्रेजी में फेल होते हैं, तो आप कहेंगे कि इंग्लिश में फेल होने का जो प्रतिशत है 24 फेल हुए, टोटल विद्यार्थी कितने 80, इंटू क्या कर देंगे 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 8 से 3 बार, तो 10 या 30, यानी कि 30% विद्यार्थी जो हैं वो इंग्लिश में फेल हुए। तो यहाँ सारी बातें किस में हो रही है, ये फेल में। तो देखिए अब यहाँ पर कि इंग्लिश में कितने फेल हुए, तो आप कहेंगे 30%। हिंदी की अगर बात करें तो क्लियर शब्दों में लिखा है कि हिंदी में 40% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो 40% किस में फेल हुए, हिंदी में। अब बात करें जबकि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या होते हैं, अनुत्तीर्ण होते हैं। तो मतलब अगर हम बात करें कि इंग्लिश प्लस हिंदी इन दोनों विषयों में कितने, तो आप कहेंगे सर 20%। तो अगर हमें ये निकालना है कि ओवरऑल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो आप क्या करेंगे, इंग्लिश में कितने अनुत्तीर्ण हुए, हिंदी में कितने अनुत्तीर्ण हुए, माइनस हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में कुल मिला के कितने अनुत्तीर्ण हुए, ये करेंगे। ठीक है, तो हिंदी की अगर बात करें, इंग्लिश की बात करें तो आप कहेंगे 30%, हिंदी की बात करें तो कितने 40% अनुत्तीर्ण हुए, और दोनों विषयों में कितने अनुत्तीर्ण हुए, तो आप कहेंगे सर 20%। तो अब आप देखिए कितना हो गया, तो आप कहेंगे 30 और 40 70, 70 माइनस 20 यानी कि 50% अनुत्तीर्ण हुए। कुल मिला के कितने फेल हुए, 50% फेल हुए। तो अब आप जानते हैं कि टोटल स्टूडेंट के नंबर जो होते हैं अपने आप में क्या होता है 100%। हर चीज़ दुनिया में 100%। ठीक है, अब उस 100% में से अगर 50% फेल हो गए तो 50% क्या हुए होंगे, तो आप कहेंगे सर 50% पास हुए होंगे। कितने, 50% पास हुए होंगे। लेकिन क्या इन्होंने परसेंटेज पूछा है, नहीं, इन्होंने पूछा है कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण बताना है आपको। तो देखिए अगर हम उत्तीर्ण की बात करें तो टोटल स्टूडेंट कितने 80 का 50% क्या हुए, पास हुए। तो 50% आप जानते हैं कितना, आधा, यानी कि 40 विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए। तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी निकल कर आ गई, 40। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सेट थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें हम जो ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ये क्या लगाते हैं, तो इसको और समझ लीजिए आप। ये होता है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर यूनियन का मतलब क्या है, तो यहाँ पर होता है सर्वनिष्ठ। इसका मतलब क्या होता है, ए सर्वनिष्ठ बी। तो ये होता है सर्वनिष्ठ, हिंदी में आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा सर्वनिष्ठ। ठीक है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट ए होता है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट बी होता है, नंबर एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ बी, एलिमेंट ऑफ ए सर्वनिष्ठ बी। और यहाँ पर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए। ये जो साइन बना है ये उभयनिष्ठ का साइन होता है, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों में कॉमन हो। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन से। ठीक है, उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, कॉमन। और सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो कॉमन तो है, जो कॉमन के अलावा बचे उन सबको भी आप ले लीजिए। ठीक है, तो ये सर्वनिष्ठ कहलाता है, वो उभयनिष्ठ कहलाता है। क्लियर। तो इस बेस पर ये क्वेश्चन था। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं भाई क्या है। तो यहाँ दिया है 2 प्रत्याशियों द्वारा लड़े जाने वाले एक चुनाव में 5% लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग नहीं किया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जीतने वाले प्रत्याशी ने 51 यानी कि 51% मत प्राप्त किए। 4900 मतों के अंतर से जीत हासिल की। जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, आपको ये बताना है कि जीतने वाले को कितने मत मिले। तो इस क्वेश्चन को समझना है आपको कैसे, कि भाई प्रत्याशी द्वारा लड़े जाने, 2 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा,
उसमें से 5% लोग जो हैं वो मत डालने नहीं गए। मान के चलिए संडे के दिन चुनाव है, या कुछ लोग होते आते हैं परेशान हैं, पार्टियों से परेशान हैं, उनके अत्याचारों से परेशान हैं, तमाम चीज़ों से परेशान हैं, उनको उनकी स्कीमें पसंद नहीं आ रही हैं। तो कोई तो ऐसे होते हैं उनको मतलब ही नहीं है चुनाव से क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो वो व्यक्ति या किसी को कहीं काम है भाई, कोई कहीं दूसरे शहर में रहता है, कहीं जॉब करता है, कहीं और ट्रैवलिंग करके वो आज ही गया, कल चुनाव में नहीं लौट पाया वापस, तो ऐसे कुछ रीजन्स हो जाते हैं, अलग अलग रीज़न हैं। तो अलग अलग रीज़न की वजह से अगर हम बात करें कि 5% लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग नहीं किया, तो अगर हम बोलें कि टोटल प्रत्याशी कितने थे चुनाव में, तो हमने बोला 100 प्रत्याशी थे। अब 100 में से बताइए कि 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब 100 में से 5 लोगों ने वोट नहीं डाला। अब 100 में से 5 लोगों ने वोट नहीं डाला, जीतने वाले को कितना मिला, तो आप कहेंगे सर 51% मिला। जीतने वाले की अगर हम बात करें कितना मिला, तो आप कहेंगे सर 51% मिला। तो जीतने वाले को 51% मिल गया। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, तो हारने वाले की और बात कर लेते हैं हम। तो जीतने वाले को कितना मिला, 51%। तो अगर हम बात करें कि 51% मतलब कितना होगा, 51, 100 का, तो आप कहेंगे सर 51 वोट मिले इसको 100 में से। तो हारने वाले को कितने मिले, तो आप कहेंगे सर हारने वाले को मिले 44। क्यों मिले 44, तो देखिए 51 मिले जीतने वाले को, 100 में से 51%, 5% लोगों ने मत नहीं डाला, तो 51 और 5 कितना हो गया, 56 में कितना माइनस कर दीजिए आप, 100 में से 56 माइनस कर दीजिए, 56 को माइनस कर दीजिए, तो 44 मत किसको मिले, हारने वाले को। तो अगर हम बात करें कि हारने वाले को कितना मिला, तो हारने वाले की बात करें, हारने वाले को मिले 44 मत। अगर हम बात करें जीतने वाले की, जीतने वाले को कितना मिला, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला, तो आप कहेंगे सर उसको मिला 51 मत। तो जीत और हार का फैसला कितने मतों से हुआ, तो वो मतों से हुआ 4900 मतों से जीत हार का फैसला हुआ। मतलब जीतने वाला कितने मतों से जीता, तो आप कहेंगे 4900 मतों से जीता। तो यहाँ आप देखिए कि जीतने वाले को मिला 51, हारने वाले को मिला 44, तो डिफरेंस कितने का है, 7 मतों का, यानी कि ये 7 मतों से जीता। तो कब, जब हमने 100 मत मान के चले, 100 वोट मान के चले, तो यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 4900 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 700 के बराबर। तो आपको बताना है, आपको बताना है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो जीतने वाले को कितने मिले भाई, तो आपको पता है 51। तो 51 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए, 51 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकम 7, 7 पन्ना 35 और 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 35,700। 35,700 मत इस जीतने वाले उम्मीदवार को मिले। किस ऑप्शन में दिया है 35,700, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी आसान तरीके से आपने किया। आई होप आपको समझ में आ गई बात। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 क्या था। क्वेश्चन नंबर 30 आपको दिया है, एक शर्ट की लागत 350 रुपये है। यदि लागत में 10% की वृद्धि हो जाए तो नई लागत निम्न होगी। आप बताइए किसी चीज़ को 10% बढ़ाने का मतलब क्या होता है। तो आप भली भांति परिचित हैं कि किसी चीज़ को यदि आप क्या कर रहे हैं 10% बढ़ा रहे हैं, मतलब वो चीज़ अपने आप में 100% थी, और अगर आप 10% बढ़ा रहे हैं तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, उसका 110% निकाल देंगे। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक शर्ट की लागत कितनी है। तो शर्ट की लागत की हम बात करें कि कितनी दी है, तो शर्ट की लागत दी है आपको 350 रुपये। अब इसमें कितने की बढ़ोतरी कर देते हैं, तो 10% इसको बढ़ा देते हैं। तो 10% को आप क्या लिखेंगे, आप जानते हैं 1/10, यानी कि 10 थी, 1 की वृद्धि कर देंगे तो 11/10 निकाल दें डायरेक्ट हम इसका। 350 का क्या कर दें 11/10, और 11/10 ही क्या होता है 110% होता है, क्योंकि 350 अपने आप में 100%, उसका 10% आप बढ़ाने मतलब आप उसको 110% कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 110% है कि नहीं भाई, देख लीजिए ये बटे में 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो 11/10 ही आया कि नहीं। तो अब हम ऐसे ना करके कि बटे में 100 लाएं, हम डायरेक्ट उसके फ्रैक्शनल फॉर्म से करेंगे। हम जानते हैं 10% 1/10 होता है, तो 10 थी वृद्धि कर रहे हैं तो 11/10 हो जाएगी। तो चलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर नई लागत कितनी हो जाएगी, आपसे क्या पूछा गया है, तो उसकी नई लागत। तो अगर हम नई लागत की बात करें कि नई लागत कितनी होगी शर्ट की, तो नई लागत आपकी हो जाएगी 350 का 11/10 निकाल दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 11 पंचे 55 की 5, हासिल में 5, 11 3 33 और 5 38, 385 रुपये।
तो नई लागत कितनी हो जाएगी शर्ट की? 385 रुपये हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 30 का भी आंसर दिया। किस ऑप्शन में दिया है 385? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो देखिए आज हमने 21 से लेकर 30 तक यानी कि टोटल 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम 31 से लेकर और जो भी लास्ट अगर 40-42 जो भी क्वेश्चन होंगे वहाँ तक का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि हमने ये देखा है कि जितने भी 2017 के पेपर हैं किसी में 40, किसी में 42, किसी में 44 क्वेश्चन पूछे गए। तो अब लास्ट में हम जितने भी लास्ट आपके बचे होंगे 12-13 क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।